जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो इस वीडियो में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पहले समझते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं और इन्होंने अपने खुद के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। और ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी है और पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन से मनोविज्ञान का? तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। और जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने सर्वप्रथम द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1923 में लिखी थी। कौन सी बुक? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञान। संज्ञानात्मक विकास पढ़ने से पहले हम संज्ञान क्या है उसे देखते हैं। तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, शैशवावस्था के प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती है उसके मस्तिष्क में, वह ज्ञान संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान कहलाती है। और इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो कहा ही जाता है। उसके अलावा निर्माणवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक संरचना सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत या स्कीमा थ्योरी भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली है संवेदी गामक अवस्था। इसे इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। इसकी आयु की बात करें तो ये 0 से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों में लागू होती है। सेकेंड अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बालक की होती है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और इसी को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 7 से 11 वर्ष के आयु के बालक में पाई जाती है। और इस अवस्था की लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और ये अवस्था 11 से 18 वर्ष या 11 से अधिक वर्ष के बालकों में पाई जाती है। अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं हम। पहला अवस्था जो कि संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक अवस्था है। तो सबसे पहले इसका नाम के पीछे का कारक देख। संवेदी या इंद्रिय गतिक अवस्था क्यों कहा जाता है? तो इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है इस अवस्था में। और ये याद रखिएगा, ये 0 से 2 वर्ष के बालकों की अवस्था है। इस अवस्था की विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है कि बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। अगर छोटे बच्चे को हम बताएंगे कि करेला कड़ू होता है, नीम का पत्ती कड़ू है, तो वो बच्चा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो कैसे समझेगा वो? उसको हम टेस्ट कराएंगे तो इंद्रिय के माध्यम से वो समझ जाएगा कि ये कड़ू है, इसका स्वाद कड़ू है। या आग को टच करने से मना करेंगे तो बच्चा समझेगा क्या? कि वो गर्म है। जब तक स्वयं छू के नहीं देख लेगा उसे समझ नहीं आता कि गर्म क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं। तो इसमें बच्चा खुद के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। अब दूसरा पॉइंट है बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। वही हुआ, इंद्रियों द्वारा ही कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है परिचित का मुस्कान से स्वागत तथा अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। छोटे बच्चे आसानी से किसी के पास नहीं जाते, वो घर वालों के पास आसानी से चले जाते हैं, लेकिन अपरिचित लोग अगर कोई भी उसको
गोद में लेने की कोशिश करे तो रो देते हैं या डर जाता है बच्चा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इस समय वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, अब वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है? तो बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। बच्चे के दिमाग में छाप बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर दो वस्तु में से एक वस्तु छिपा दे तो भी वो वस्तु को पहचान जाता है कि कौन सी वस्तु मेरी है। तो वो समझ जाता है कि इस वस्तु की छाप इस प्रकार है, इमेज बनाना वो स्टार्ट कर देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अवस्था, सेकेंड अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष। पहला अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है। अब इस अवस्था की विशेषता देखते हैं। तो इस अवस्था की पहली विशेषता है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है कि क्या चीज़ कैसे होता है, हर चीज़ उसके माइंड में इमेज हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। कुछ चीज़ जो वो देखता है, सुनता है, समझता भी है, लेकिन हर चीज़ वो कर नहीं पाता। ठीक है, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर करता है वो। इसकी दूसरी विशेषता है, इस अवस्था की दूसरी विशेषता देखते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनते ही मन में साइकिल की छवि बन जाता है। तो बच्चा इमेजिन या सिंबल का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। हर किसी के मस्तिष्क में किसी चीज़ का सिंबल बनता है। हमारे मस्तिष्क में बनता है, हम साइकिल का नाम लिए तो हाँ साइकिल ऐसा होता है, जहाज का नाम लिए तो जहाज ऐसा होता है। इस प्रकार का बच्चा का इमेजिन कब स्टार्ट होता है? तो सेकंड अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये स्टार्ट हो जाता है। अब इस अवस्था की और विशेषता देखते हैं। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता इस अवस्था में आ जाती है। अब और विशेषता क्या क्या है? सेकंड अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की और कौन कौन सी विशेषता होती है? तो जीववाद, ये पूछा जाता है जीववाद कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? तो ये सेकेंड अवस्था में देखने को मिलती है। बच्चा सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। छोटा सा बच्चा रहते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव ही समझता है। छोटी सी बच्ची को अगर डॉल देते हैं हम, छोटा सा गुड़िया, तो वो उसको असली का समझ के ही उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, ये सब क्रिया वो करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो सजीव है कि निर्जीव है, वो उसको ही सजीव समझती है। और वैसी है अहम केंद्रित की अवस्था। तो बच्चा यह सोचता है कि वह जो सोच रहा है वह सब सोच रहे होंगे, मतलब वो जो सोचता है वो पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं। खुद में अहम केंद्रित मतलब अपने आप को ही विशेष महत्व देना, मैं जो सोचती हूँ वही सही है। इस प्रकार का अहम केंद्रित अवस्था सेकेंड अवस्था को कहा जाता है। अब है अपलटावी का गुण आ जाता है इस अवस्था में। बच्चों में अपलटावी का गुण, बच्चा वस्तुओं को वापस मूल अवस्था में सोच नहीं पाता। तो अगर बच्चों को बोला जाए, पढ़ाया जाए कि 4 + 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होता है। अब उसको रिवर्स क्वेश्चन पूछेंगे कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो फिर से वो जोड़ना स्टार्ट करेगा, हाँ क्या होगा। उसमें अपलटावी का गुण नहीं आता। बच्चा ये सब समझ नहीं पाता वो क्या है, इस प्रकार का वो उसे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ नहीं आता इस अवस्था में। अब देखते हैं मुद्रा, संख्या, दूरी, भार, ऊंचाई, कम अधिक आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। तो बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि कौन सी दूरी ज़्यादा है, भार किसका कम है, ये सब थोड़ा सा उस बच्चे को समझ नहीं आता। नेक्स्ट है केंद्रीकरण।
एक समय में केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न जगह ध्यान नहीं दे सकता, एक समय में केवल एक ही जगह ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो फिर बच्चों को उल्लू बनाना आसान हो जाता है। अगर घर से कोई सदस्य बाहर जा रहे हैं और बच्चे को हम वहाँ से ध्यान भटकाएंगे तो थोड़ा सा उसको मतलब खिलौना दे देंगे या कुछ भी, तो उसका ध्यान भटक जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाता कि कोई घर से बाहर जा रहा है तो मुझे भी उसके साथ जाना है। इस प्रकार का बच्चे को आसानी से हम बेवकूफ़ बना सकते हैं इस अवस्था में, क्योंकि उसका ध्यान हर जगह केंद्रित नहीं रहता, केवल एक जगह ही वो ध्यान दे सकती है। अगला है संरक्षण का गुण। तो अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। तो छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि ये समझ नहीं आता कि कौन सी वस्तु में ज़्यादा क्वांटिटी के समान है। अगर छोटी बच्ची को गिलास, दो प्रकार का गिलास दिया जाए, एक चौड़ी है एक लंबी है, और दोनों में सेम क्वांटिटी का पानी या दूध या जो भी है उसमें हम भर दिए हैं, लेकिन बच्चा को ये लगेगा कि लंबी वाली गिलास में ज़्यादा पानी है। जो दिखेगा वही सोचेगा, बच्चा ये दिमाग नहीं लगा पाता कि किस में क्वांटिटी ज़्यादा है और किस में कम है। तो ये हुआ संरक्षण का गुण। ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब से कब चलती है? तो ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। और ये जो अवस्था है उसकी विशेषता देखते हैं। तो इस अवस्था की विशेषता है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। मतलब ये है कि कोई वस्तु जो सामने में है या मूल रूप से विद्यमान है, मूर्त रूप से, उसके बारे में सोच विचार कर सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है। लेकिन जो वस्तु आसपास नहीं है या उसे देख नहीं पाया है, वो उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। मूल रूप से, मूर्त रूप से जो चीज़ उसे दिखाई देता है उसे ही वो सही समझता है। दूसरी विशेषता है, इस अवस्था में अपरिवर्तनीय संरक्षण, संख्या, भार, दूरी, क्रमबद्धता की योग्यता आदि की समझ विकसित हो जाती है। अब इस अवस्था में जो इससे पहले वाली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें बच्चे को जो समझ नहीं थी, अब इसमें वो सारी समझ उसमें आ जाती है। मतलब 6 और 4 को अगर जोड़े तो 10 होता है, ये उसको समझ आने लग जाता है। संरक्षण का गुण भी आ जाता है, संख्या, भार, ये सब उसे समझ आना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में समझ जाता है बालक। इसकी और विशेषता देखते हैं तो परिकल्पनात्मक आगमनात्मक तर्कणा, यह भी इस अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित तर्क करने लगता है। जैसे कि किसी बच्चे को पूछा जाए कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा केवल यह जवाब नहीं देगा कि हाँ ज़रूरी है, उसमें डायरेक्ट उसके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। तो बच्चे को उसके प्रश्नों के ऊपर में तर्क करना भी आ जाता है इस अवस्था में। अब आज की जीन पियाजे की लास्ट अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी अवस्था क्या है? आयु 11 से आगे या 11 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 15, कहीं 18, मतलब 11 से लेके आगे की जो अवस्था है वह औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है जी? तो पहला विशेषता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। बच्चे में संज्ञान विकास की ये सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, न केवल सामने रखी वस्तु के ऊपर चिंतन करता है, बल्कि वह इमेजिनेशन द्वारा भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। हम जैसे कि इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तत्व या परमाणु में क्या होता है, वो गोल गोल चक्कर लगाता है। तो ये इससे पहले वाली अवस्था है, उसमें हम बताएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन इसमें इमेजिन करना या ये सब का गुण जो है वो 11 वर्ष के बाद की अवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है।
निगमनात्मक तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो नियमों के ऊपर तर्क भी इस अवस्था में आसानी से करने लग जाता है बच्चा। जीन पियाजे ने ऐसे तो सिद्धांत के अलावा भी कुछ कुछ शब्द दिए थे, जिसमें से स्कीमा शब्द बहुत देखने को मिलती है। स्कीमा के ऊपर हर साल एक नए क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कीमा होता क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा बच्चे के मस्तिष्क में बनी हुई ज्ञान की मानसिक संरचना होती है, जिसके माध्यम से वह अपने अनुभव को समझता है, व्यवस्थित करता है और प्रतिक्रिया देता है। मतलब दिमाग में जो पहले से की गई वस्तु है उसकी एक विशेष छवि बन जाती है, जिसकी वजह से हम आगे और नए नए चीज़ सीखते जाते हैं, तो हमें आसानी से वह समझ आ जाती है। तो सरल शब्दों में स्कीमा की सरल परिभाषा देखें तो स्कीमा पहले से मौजूद ज्ञान का एक ढांचा है। स्कीमा के उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चा जानता है कि कुत्ता 4 पैर वाला होता है, ठीक है, यह उसका स्कीमा है कि बच्चा जानता है कि कुत्ता का कितना पैर है, 4 पैर है। जब वह पहली बार गाय को देखता है तो उसे भी कुत्ता कह देता है, वही स्कीमा का प्रयोग है। मतलब ये कि बच्चा अंतर नहीं कर पाता कि गाय है या कुत्ता है, उसे इतना जानकारी है कि कुत्ते का 4 पैर है। छोटा बच्चा दुनिया से अपरिचित रहता है, तो उसे हर चीज़ समझ नहीं आता, तो 4 पैर गाय का भी है, इसलिए वो गाय को भी कुत्ता समझ बैठता है। अब स्कीमा से जुड़ी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आत्मीयकरण, अर्थात नए अनुभव को पुराने स्कीम में जोड़ देना। मतलब जैसे गाय को कुत्ता समझ लेना, मतलब क्या हुआ कि 4 पैर गाय का है, 4 पैर कुत्ते का भी है, तो ये हुआ आत्मीकरण या नए अनुभव को पुराने स्कीमा से जोड़ देना। दूसरा है समायोजन, मतलब पुराने स्कीमा को बदलना या नया बनाना। ठीक है, समझ जाना कि गाय और कुत्ता अलग अलग है, मतलब नया स्कीमा बन गया है कि गाय के भी 4 पैर हो सकते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। अब देखते हैं संतुलन। तो आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन, यही सीखने की वास्तविक प्रक्रिया है। अब दोनों को मिलाकर संतुलन बैठाना कि नहीं गाय अलग है कुत्ता अलग है, तो ये सब क्या हुआ? संतुलन हुआ। लेकिन देखा जाए तो स्कीमा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह हम नए कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। हमको पता है कि किस टाइप का पुराने चीज़ों का प्रयोग नए परिस्थिति में किया जाता है। ये हुआ स्कीमा। अब देखते हैं इसी से आधारित जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो 1886 में। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी थी। कब? 1923 में। सिद्धांत के अन्य नाम संज्ञानात्मक विकास, निर्माणवादी सिद्धांत, ज्ञानात्मक संरचना, बौद्धिक विकास सिद्धांत, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। अब इसकी अवस्था कितनी है? 4 अवस्था। संवेगी गामक या इंद्रिय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। पहली अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा सीखता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस में आता है? तो पहली अवस्था में ही बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। और इसमें क्या क्या विशेषता है? तो जीववाद, सजीव निर्जीव में अंतर न कर पाना, अहम केंद्रिता, खुद को ही सबसे सर्वोपरि मानना, अपलटावी का गुण नहीं रहता इसमें। बच्चा मुद्रा, संख्या, दूरी, भार में अंतर नहीं कर पाता। केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह वह केंद्रित रहता है, अलग अलग जगह ध्यान नहीं दे पाता। संरक्षण का गुण आ जाता है, मतलब क्वांटिटी में समझ नहीं पाता, वो शेप और क्वांटिटी में अंतर नहीं कर पाता। अब इसकी तीसरी अवस्था जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर लेता है और इसमें जो पहले वाला अवस्था में नहीं था वो गुण इसमें आ जाता है, मतलब संरक्षण, अपलटावी, संख्या, भार, ये सब गुण इसमें आ जाती हैं। लास्ट अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इट मीन्स बालक सभी तरफ से ज्ञान, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ये हो गई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कंप्लीट जीन पियाजे का। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।